हेलो टू ऑल ऑफ यू। आप सबका दोबारा से वेलकम है हमारे इस चैनल के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोमल डीएनए जो होता है, यानी कि जिसको अपन आरडीएनए भी बोलते हैं, उसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। एक्चुअल में अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम एक राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें आरएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है। तो राइबोसोम के अंदर जो आरएनए होता है उसे अपन बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। और जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए है उसके अंदर 18S आर आर एन ए, 5.S आर आर एन ए, 20S आर आर एन ए और एक 5S और होता है, जो हम साथ में डिस्कस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो कहाँ से बनता है। तो एक्चुअल में राइबोसोम के अंदर जो आर आर एन ए चेन्स होती हैं वो किस प्रकार से बनती है, यानी कि जब हम किसी जीन से आरएनए बनाते हैं तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, या जो राइबोसोमल आरएनए के जीन है उनका ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा। और जब हम बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन, तो इसको करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं हमारे आरएनए पॉलीमरेज फास्ट। तो जो आरएनए पॉलीमरेज फास्ट है वो इस काम को करता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो राइबोसोम का सिंथेसिस साइट होती है, या राइबोसोमल आरएनए का जो संश्लेषण जिस जगह पे होता है, तो सेल के अंदर ये साइट होती है न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक पर्टिकुलर बॉडी लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो न्यूक्लियोलस के अंदर इनका सिंथेसिस होता है, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअल में वो वाला पार्ट भी, और जो राइबोसोम का सिंथेसिस है वो भी न्यूक्लियोलस के अंदर ही होता है। तो जैसा कि हम क्रोमोजोम्स की बात करें, तो क्रोमोजोम्स के अंदर एक खास भाग होता है, उसको अपन बोलते हैं एनओआर रीजन। एनओआर रीजन यानी कि जो न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स होते हैं उन जगह के ऊपर खास सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। यानी कि जो क्रोमोजोम्स होंगे, क्रोमोजोम्स के ऊपर खास भाग है, उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स। और यही वो भाग होते हैं जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए के जीन्स यानी कि जो आरडीएनए है वो पाया जाता है। तो क्रोमोसोम के ऊपर जहाँ भी एनओआर रीजन्स होते हैं, वो एनओआर रीजन्स एक्चुअल में रिपीट्स होते हैं। वो ये जहाँ भी एनओआर्स हैं वहाँ पे खूब सारे रिपीट्स पाए जाते हैं। और अगर हम सिंगल रिपीट की बात करें, तो सिंगल रिपीट ऑलमोस्ट 43 किलो बेस पेयर से बनी हुई एक सीक्वेंस होती है। और अगर नंबर की बात करें तो ये अलग अलग यूकैरियोट्स के अंदर जो एनओआर पार्ट होते हैं उनमें रिपीट्स कितने होंगे ये वेरी करता है। जैसे कि यीस्ट के अंदर रिपीट्स का नंबर है वो ऑलमोस्ट 200 होता है। अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें तो वहाँ पे जो रिपीट्स का नंबर है वो 400 के समथिंग होता है। तो रिपीट्स का नंबर है वो वेरी करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सिंगल रिपीट, तो सिंगल रिपीट जो है वो 43 किलो बेस पेयर से बनी हुई एक सीक्वेंस होती है। और ये जो रिपीट्स हैं वो 1 बाय 1 करके एक टैंडम एरे के रूप में अरेंज रहते हैं, कि एक रिपीट आ गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे खूब सारी रिपीट्स हैं वो एक साथ एक टैंडम एरे के रूप में अरेंज रहती हैं। और अगर हम एक सिंगल रिपीट को जूम करके देखें, जैसे यहाँ पे मैंने एक सिंगल रिपीट को जूम करके दिखाया है, तो सिंगल रिपीट को अगर हम देखें तो वो टोटल 43 किलो बेस पेयर की है। और 43 में से 30 किलो बेस पेयर का तो एक ही भाग होता है, दिस इज इंट्रा जीन सीक्वेंस। यानी कि एक्चुअल में एक रिपीट एक जीन के बराबर होता है, जहाँ से ये सारा बन करके आएगा। और दो ऐसे सीक्वेंसेज जो जीन सीक्वेंसेज है उनके बीच का इंट्रा जो भाग है वो अकेला 30 किलो बेस पेयर का बना होता है, और जो जीन वाला भाग है वो रिमेनिंग 30 केबी का बना होता है। तो जो प्रॉपर जीन वाला भाग है अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर जैसे हम यहाँ से देखना चालू करें, हालांकि ये एक रिपीट n-1 ले सकते हैं कि ये पिछला रिपीट है, और इसके बाद में यहाँ पे n वाला जो रिपीट है, अगला रिपीट है, वो आ जाएगा। तो दो रिपीट के बीच का जो भाग है वो हमने यहाँ पे जूम करके दिखा दिया। तो IGS सीक्वेंस है, IGS सीक्वेंस कितने की है, 30 किलो बेस पेयर का है। इसके बाद में कुछ स्पेशल प्रमोटर सीक्वेंसेज होती हैं और कुछ एनहेंसर सीक्वेंसेज होती हैं। एनहेंसर का हम रोल देखें तो वो जो भी ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको एनहेंस करती हैं, यानी कि एक्टिवेटर प्रोटीन्स के बाइंडिंग की ये साइट होती है।
इसके बाद में प्रॉपर जो हमारा प्रमोटर रीजन है वो आ जाएगा। और ये प्रमोटर किस चीज़ का है, ये एक्चुअल में 18S, 5.8 एंड 28, ये तीनों RNA चेन एक साथ एक ही सिंगल ट्रांसक्रिप्ट के रूप में बनकर के आती हैं, और उससे जो चेन बनेगी उसको अपन बोलते हैं 47S। यानी कि अकेला 18S वाला चेन नहीं बनेगा, अकेले अकेले ना बन करके वो सारे एक कंबाइंड ट्रांसक्रिप्ट के रूप में बन करके आते हैं, और वो कौन सा होगा 47S RNA चेन। और ये उसका प्रमोटर है जो यहाँ पे ब्लू कलर से हमने दिखा दिया है। अगर इस प्रमोटर के बाद वाले भाग को देखें तो इसके अंदर भी जो हमारे मेन RNA के जीन हैं वो बीच बीच में डिस्टर्ब रहेगी। जैसे यहाँ पे 5' एक्स्ट्रा ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर सीक्वेंस है, ऐसे आखिरी भाग के ऊपर 3' एक्स्ट्रा ट्रांसक्राइब्ड सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, और इनके बीच बीच के अंदर भी इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड सीक्वेंस 1, इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड सीक्वेंस 2 ये प्रेजेंट होंगी। तो दोनों बॉर्डर्स के ऊपर 5', 3' ETS प्रेजेंट है, और उसके बाद में 18S वाला जीन आएगा, देन ITS1, देन 5.S का जीन, देन ITS2, और लास्ट में 20S जो RNA जो जीन है, जो RDNA सीक्वेंस है वो आ जाएगी। तो ये जो 18S, 5.8 और 20S वाला जो ट्रांसक्रिप्शन है ये तो करेगा हमारा पॉलीमरेज फर्स्ट। इसके बाद में जो बच गया हमारा 5S, उसको ट्रांसक्राइब करता है पॉलीमरेज थर्ड, यानी कि जो tRNA के जीन को ट्रांसक्राइब करता है वही एक्चुअल में 5S वाले को ट्रांसक्राइब करता है। वो एक अलग ट्रांसक्रिप्शन है जिसको अपन पॉलीमरेज थर्ड की जो एक्टिविटीज है उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे हम केवल पॉलीमरेज फर्स्ट की जो एक्टिविटी है उसको पढ़ रहे हैं। अगर हम इसके प्रमोटर रीजन को भी बड़ा करके देखें तो प्रमोटर रीजन को बड़ा करके देखें तो ये वाला डायग्राम हमने प्रमोटर रीजन को बड़ा करके बना दिया है कि यहाँ जो 5' ETS है वो आपको दिख रहा है, इधर का जो ये सीक्वेंस है ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। और इस प्रमोटर के अंदर दो चीजें हैं, एक तो है अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट, अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट, और अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट हम उनको बोलते हैं जो प्रमोटर रीजन से काफी पहले प्रेजेंट होते हैं, अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे एक्टिवेटर प्रोटीन आकर के बाइंड करती हैं और पॉलीमरेज के वर्क को एनहांस करती है। तो अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट के भी दो भाग होते हैं, एक ए पार्ट और दूसरा बी पार्ट। अगर हम बी पार्ट की बात करें तो यहाँ पे अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर UBF प्रोटीन है, वो आकर के बाइंड करती है। एक्चुअल में एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी है कि हमारे जो NOR रीजन्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे रिपीट प्रेजेंट है। सपोज ह्यूमन की बात करें तो इनका नंबर है 400 रिपीट्स प्रेजेंट है। तो एट ए टाइम एन एवरेज लगभग 50% रिपीट्स ही ऑन होते हैं, यानी कि 50% रिपीट्स हैं वो तो हेट्रोक्रोमेटिन में गए हुए होते हैं। जहां एक्सप्रेशन चल रहा है वो यूक्रोमेटिन भाग होते हैं, जहाँ पे DNA मिथाइलेशन पैटर्न्स वगैरह हैं वो सब यूक्रोमेटिन भाग के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ऑलमोस्ट 50% रिपीट्स है उन्हीं का ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है, और जिन रिपीट्स का ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है वहाँ उनके अपस्ट्रीम भाग के ऊपर UBF प्रोटीन है वो जुड़ी रहती है, यानी कि जिनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है वहाँ पे UBF प्रोटीन है वो हमें नहीं मिलेगी। तो अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट का भी बी वाला पार्ट वहां जुड़ेगा UBF प्रोटीन। और इस UBF प्रोटीन का एक रोल और भी है कि हालांकि जो यूक्रोमेटिन जिनका एक्सप्रेशन चल रहा है वहीं ये एक्टिवेटर के रूप में मिलेगी, वर्क को एनहांस कराएगी, और साथ ही साथ में जो H1 हिस्टोन होती है इसको रिप्लेस करती है। H1 हिस्टोन एक प्रकार से रिप्रेसिव हिस्टोन के रूप में काम करते हैं, तो उस रिप्रेसिव हिस्टोन को रिमूव करने का काम भी UBF प्रोटीन है ये करती है। इसके बाद में अगर हम इस अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट के दूसरे भाग की बात करें तो ये इसका ए पार्ट है, और इस ए पार्ट के ऊपर जो प्रोटीन बाइंड होते हैं उसको अपन बोलते हैं सिलेक्टिविटी प्रोटीन 1 SL1। और SL1 प्रोटीन यहाँ की मेन इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है। और अगर हम इस प्रोटीन की बात करें तो इस प्रोटीन के अंदर 1, 2, 3, 4 4 भाग हमने दिखा रखे। 4 में से एक भाग जो है वो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन की तरह ही काम करता है, और बाकी जो 3 बचे हुए भाग हैं वो जो
ट्रांसक्रिप्शन एसोसिएट फैक्टर्स हैं उनके रूप में काम करते हैं, यानी कि जो SL1 प्रोटीन है वो ए वाले भाग के ऊपर आकर के बाइंड करती है, जैसे UBF बी पे बाइंड करती है और ये एक्टिवेटर है। वैसे SL1 क्या है, उसका ट्रांसक्रिप्शन के अंदर एसोसिएट के रूप में भी रोल आएगा और TBP के रूप में भी रोल आएगा। और TBP को हम जानते हैं कि TBP के अंदर जो बीटा सीट होती है, उस बीटा सीट की वजह से माइनर ग्रुप के अंदर जब वो इंसर्ट होती है तो स्ट्रक्चरल डिस्टोर्शन आता है, चाहे अपन पॉलीमरेज फर्स्ट लें, सेकंड लें या थर्ड लें। सभी प्रकार के जो पॉलीमरेज हैं वो TBP को यूज करते हैं, यानी कि सभी प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो TBP है उसका एसेंशियल रोल होता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियरली पता रहना चाहिए कि सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम होता है TBP। वहां पर भी हमने देखा था जब हम पॉलीमरेज सेकंड की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन सेकंड डी जो आया था उसी का एक भाग था TBP, और वो टाटा बॉक्स के ऊपर आकर के बाइंड कर रहा था, वहां पे स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर रहा था, और तभी डिस्टोर्शन के बाद में ही प्री इनिशिएशन जो कॉम्प्लेक्स है वो बन पाता है। तो यहाँ पे वो काम कौन करेगा, TBP करेगा। तो TBP और एसोसिएट फैक्टर इनसे मिलकर के बना हुआ है SL1 और वो बाइंड करता है यहाँ पे। इसके बाद में जो ये तो हो गया अपस्ट्रीम, ये मैन प्रमोटर नहीं है, ये प्रमोटर से बहुत बेस पेयर पहले का अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट है, और ये हमने दिखा रखा है इसका कोर प्रमोटर वाला भाग, यानी कि ये इसका कोर प्रमोटर है। और यहाँ हमने जो एरो दिखा दिया इसका मतलब यहाँ से इसका +1 स्टार्ट पॉइंट हमने दिखा दिया। तो हमारा जो रियल पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज फर्स्ट, ये यहाँ कोर के ऊपर आकर के बाइंड करेगा, SL1 यहाँ बाइंड करती है, UBF यहाँ बाइंड करती है, और एक प्रोटीन और है, दिस इज PRN3 प्रोटीन, ये एक ब्रिज के रूप में काम करती है, जो यहाँ पे जुड़े हुए SL1, UBF भी यहाँ जुड़ जाएगा, SL1 प्रोटीन यहाँ जुड़ जाएगी, और यहाँ पे पॉलीमरेज जुड़ेगा, और इनके बीच में ब्रिज का जो काम करेगी वो प्रोटीन होगी दिस वन PRN3। तो एक प्रकार का ब्रिज बनाएगी। तो यहाँ पे जो भी प्रोटीन और DNA इंटरेक्शन है, एक्टिवेटर का जो भी रिस्पॉन्स है वो हमारे पॉलीमरेज को PRN3 के थ्रू यहाँ पे पहुंचता है। तो ये पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है कि सबसे पहले नंबर 1 SL1 आकर के बाइंड होगा, UBF यहाँ पे बाइंड होते हैं, TBP के द्वारा स्ट्रक्चर डिस्टोर्शन होगा, देन PRN3 है वो यहाँ पे ब्रिज का काम करेगा, पॉलीमरेज है वो +1 पॉइंट से वर्क को स्टार्ट करेगा। तो जब वर्क स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन इसका होगा 5 प्राइम, ETS का होगा, देन इसका होगा, ये सारे एक ही चेन के रूप में बनकर के आएंगे, यानी कि यहाँ से हमारी चेन बननी चालू होगी, और ये जो RNA की चेन है ये इस प्रकार से बनती भी जाएगी, यानी कि हमारा जो पॉलीमरेज है वो यहाँ से वर्क करके इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो इसके अंदर जगह जगह पे ट्रांसक्रिप्ट आएंगे, ये 18S वाला आ गया, यहाँ पे एक छोटा सा भाग 5.S का आ जाएगा, देन लास्ट के अंदर 20S वाला आ जाएगा, और लास्ट में फिर 3 प्राइम ETS आएगा, और लास्ट में एक टर्मिनेटर सीक्वेंस होती है। जैसा हम पॉलीमरेज सेकंड की बात कर रहे थे वहाँ पे टर्मिनेटर सीक्वेंस नहीं होती है, लेकिन इनके लिए टर्मिनेटर सीक्वेंस होती है, और टर्मिनेटर सीक्वेंस को यूज करने के लिए TTF ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन फैक्टर 1 यहाँ पॉलीमरेज की हेल्प करता है, और पॉलीमरेज उसकी वजह से यहाँ अपना टर्मिनेशन है उसको कोच कराता है। तो प्रमोटर की कंडीशन क्या है, अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट क्या है, उसके भाग कौन से हैं, UBF का रोल क्या है, SL1 का रोल क्या है, SL1 के अंदर TBP कहाँ होती है, एसोसिएट फैक्टर क्या होते हैं, PRN3 प्रोटीन ब्रिज के रूप में काम करती है, पॉलीमरेज अपना कौन सा होता है, देन जो अपना वर्क है वो वर्क करते करते लास्ट में ये टर्मिनेट किस प्रकार से करता है। अगर हम बात कर रहे हैं इलोंगेशन की, जब ये यहाँ से यहाँ वर्क करके जाएगा तो उसको अपन बोलेंगे इलोंगेशन, जैसा कि बाकी एंजाइम भी इलोंगेशन करते हैं। तो इलोंगेशन के दौरान जो मेन फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं, जैसे पॉलीमरेज सेकंड के अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड F प्रोसेसिविटी के लिए काम करता है, कि 1 by 1 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का जो मैनर होता है उसको अपन प्रोसेसिविटी बोलते हैं। तो वहां प्रोसेसिविटी का वर्क करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड F, और यहाँ करेंगे A34.5 से लेकर के A49 तक के सबयूनिट्स होते हैं, जो प्रोटीन इकाइयां होती हैं वो इसके बराबर का एनालॉगस वर्क करती हैं। ऐसे ही वहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड S जो एंजाइम के अंदर प्रूफ रीडिंग की जो प्रॉपर्टी होती है, डिग्रेडेशन के लिए जरूरी होती है, जो गलत लग जाता है, तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को ऑन कराने के लिए
जो हाइड्रोलाइटिक भाग है इसका वो होता है A12.2। तो बिल्कुल वहां का सेकंड F के बराबर का भाग है इसका 34.5 से लेकर के 49 वाला, और फैक्टर सेकंड S के बराबर का जो वर्क करता है वो करता है 12.2 वाला। और वो वर्क क्या है एक्चुअल में, जो प्रूफ रीडिंग है, जब ये यहाँ से यहाँ वर्क करेगा तो अगर इसने कोई गलत न्यूक्लियोटाइड लगा दिया है तो वो अपनी प्रूफ रीडिंग के द्वारा इसको रिमूव भी कर सकता है। प्रूफ रीडिंग के अंदर वो अपने खुद के ही भाग A12.2 को यूटिलाइज करता है। तो ये तो रहा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, सभी का एक साथ ट्रांसक्रिप्शन होगा, बाद में प्रोसेस होकर के अलग हो जाते हैं, क्योंकि सभी जो आरआरएनए चेन बन रही है इनका रोल राइबोसोम के लिए आएगा। तो जब राइबोसोम बनेंगे तो सारी आरएनए चेन एक साथ ही काम में आते हैं, तो उन सबके जीन एक साथ ही ट्रांसक्राइब होकर के आते हैं। बाद में ये जैसे अपने स्प्लाइसिंग के अंदर करते हैं कि बीच वाले भागों को हटा करके इनको अलग कर लेते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से ये भाग इस ट्रांसक्रिप्ट से बाद में अलग हो जाते हैं, जो उसका मैचुरेशन होगा। और लास्ट में जो टर्मिनेटर है उसको यूज करके यहाँ पे टर्मिनेशन है वो कोज होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज और इसके साथ जुड़ी हुई है कि जो हमने स्टार्टिंग में जो IGS सीक्वेंस ली थी, ये IGS सीक्वेंस का यहाँ आरआरएनए जीन से तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब ये ट्रांसक्राइब होती है, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में जो आरएनए बनाएगी, उस आरएनए का जो रोल होगा वो होगा आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए। यानी कि इसका जो ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, इस जो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो आरएनए का प्रोडक्ट बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा, उसको आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 2 यूटिलाइज करता है, और साथ में वो हेल्प लेता है आरएनए पॉलीमरेज 4 की। और आरएनए पॉलीमरेज 4 एंड आरडीआरपी, और आरडीआरपी किस पे डिपेंड कर रहा है, आईजीएस के ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये दोनों मिलकर के जो प्लांट्स के अंदर डिफेंस के लिए काम आता है, siRNA इंटरफेरेंस, ये उसके लिए वर्क करेंगे। तो राइबोसोमल जीन है वो अलग हैं, इनके बीच में आईजीएस सीक्वेंस पाई जाती है। आईजीएस सीक्वेंस का जो रोल है वो प्लांट्स के अंदर जो डिफेंस है, उस डिफेंस के लिए होता है कि वहाँ पे पॉलीमरेज 4 जो डिफेंस के लिए मैन काम करता है, साथ में कौन आएंगे, आरडीआरपी, और वो कहाँ के ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, आईजीएस सीक्वेंस के ट्रांसक्रिप्ट होते हैं। आईजीएस कहाँ पाई जाती है, आईजीएस रिपीट के अंदर जो हमारे मैन जीन है उन जीन के बीच की सीक्वेंस है। ऐसी सीक्वेंसेज बहुत सारे, क्योंकि जब रिपीट बहुत सारे हैं तो आईजीएस सीक्वेंसेज भी काफी सारी प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारा सेक्शन था हमारे पास कि जो हमारे राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसेज हैं, जो जीन्स के अंदर टैंडम एरे जो रिपीट्स है उनके रूप में प्रेजेंट होती है, उनका ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज फास्ट किस प्रकार से करता है। तो आई होप जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हुई होंगी। तो ओके देन, थैंक यू सो मच। और जो भी आपकी जो हमारे वीडियोज़ रहते हैं उनसे रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्यूरी रहती है तो आप वहाँ पे कमेंट्स के अंदर बिल्कुल पूछिए, हम कोशिश करके आपकी जो क्यूरीज हैं उनको भी सॉर्ट आउट करेंगे। और आप रेगुलरली हमारे चैनल के अंदर जो भी अपडेट्स आती है उनको आप लेते रहें। इसके लिए आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिगार्डिंग दे रहे हैं आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। ओके देन, थैंक यू सो मच।